नमस्कार। आज हम इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कह सकते हैं काफ़ी उलझी हुई स्थिति की जड़ें क्या हैं, दुनिया पर इसका क्या असर हो सकता है और हाँ, ख़ास तौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है वो निकालें और समझें कि आखिर ये सब इतना अहम क्यों है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। जरूर। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ दो देशों का आपसी मामला नहीं है। इसके तार जो हैं वो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। असर बहुत दूर तक जा सकता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कि ये जो तनाव है इसकी मुख्य वजह क्या है। स्रोत क्या बताते हैं, मतलब कई परतें लगती हैं इसमें। पहली तो शायद वो है एक बुनियादी धार्मिक और राजनीतिक टकराव वाली बात। एक यहूदी राष्ट्र है इजराइल और दूसरी तरफ एक इस्लामिक गणराज्य ईरान। बिल्कुल। विचारधारा का टकराव रहा और मध्य पूर्व में कौन ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, इसकी एक होड़ भी है। ये कोई नई बात नहीं, दशकों से चल रहा है। हाँ, और इसी में फिर वो फिलिस्तीन का मुद्दा भी आ जाता है जो बहुत पेचीदा है। जी हाँ। ईरान तो देखिए खुलकर हमास और हिजबुल्लाह जैसे गुटों का समर्थन करता है। हमास फिलिस्तीनी क्षेत्रों में है, हिजबुल्लाह लेबनान में, और इजराइल के लिए ये गुट मतलब एक सीधा खतरा है। तो ईरान का समर्थन उसे सीधे तौर पर एक चुनौती जैसा लगता है। और फिर वो परमाणु कार्यक्रम वाली बात, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको लेकर इजराइल तो काफी ज्यादा चिंतित रहता है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि चिंता सिर्फ ये नहीं कि ईरान बम बना लेगा, बल्कि वो ब्रेकआउट टाइम वाली बात। हाँ, वो ब्रेकआउट टाइम मतलब कितना वक्त लगेगा ईरान को परमाणु हथियार बनाने लायक मटेरियल तैयार करने में, और वो टाइम लगातार कम होता दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये इजराइल के लिए सिर्फ दूर का खतरा नहीं, एक तात्कालिक चिंता बन गया है। सही। और ऊपर से हाल की घटनाएं भी हैं, जैसे वो 2024-25 का गाजा संघर्ष या फिर सीरिया वगैरह में ईरानी ठिकानों पर कथित इजरायली हमले। हाँ, इन सब चीजों ने मिलकर ना स्थिति को और बिगाड़ा है। आग में घी डालने जैसा काम किया है, कह सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, गुंथे हुए हैं। अच्छा, अगर ये तनाव और बढ़ गया, मान लीजिए किसी बड़े टकराव की शक्ल ले ली, तो फिर इसका असर कहां तक जाएगा? स्रोत तो साफ इशारा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आसपास के देश ही चपेट में आएंगे। मध्य पूर्व के पड़ोसी देश जैसे लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, जहां भी ईरान समर्थित गुट सक्रिय हैं, वहां अस्थिरता और बढ़ सकती है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा। अमेरिका, जो इजराइल का मुख्य सहयोगी है, हाँ, अमेरिका का इसमें आना तो लगभग तय है। बिल्कुल। तो अमेरिका के इसमें खींचने की संभावना बहुत ज्यादा है। इससे न सिर्फ अमेरिकी दखल बढ़ेगा, बल्कि उस इलाके में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर भी खतरा बढ़ेगा। और यहीं से मामला फिर सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि असर फिर ग्लोबल लेवल पर जाएगा। यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी, तेल, गैस सप्लाई, खासकर अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रास्ते बंद होते हैं। हाँ, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, वहां से तो बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस का गुजरता है। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो यूरोप पर सीधा असर पड़ेगा। और वैश्विक अर्थव्यवस्था? हाँ, उस पर क्या असर होगा? असर तो सीधा पड़ेगा। सबसे पहले तेल की कीमतें, वो अचानक बढ़ सकती हैं, जैसा हमने पहले भी देखा है ऐसे संकटों में। और साथ ही जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, मतलब सामान का इधर से उधर जाना, वो बाधित हो सकता है। मतलब चीजों की किल्लत, महंगाई, ये सब बढ़ेगा। अब आते उस हिस्से पर जो हमारे लिए मतलब भारत के नजरिए से बहुत अहम है। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपने तेल का जिक्र किया। हाँ, और भारत तो अपनी जरूरत का आप देखिए 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। तो ये तो सबसे बड़ी चिंता हुई। बिल्कुल, ये सबसे सीधी और शायद सबसे बड़ी चिंता है। अगर कच्चे तेल के दाम आसमान छूते हैं तो भारत में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब महंगा हो जाएगा। और इसका असर फिर माल ढुलाई से लेकर हर चीज की लागत पर पड़ेगा। मतलब आम महंगाई बढ़ सकती है। और अर्थव्यवस्था पर तेल के अलावा और क्या असर दिख सकते हैं? जैसे रुपया, जी, उस पर दबाव आएगा। हाँ, पूरी संभावना है। देखिए, जब भी दुनिया में ऐसी अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक क्या करते हैं? वो डॉलर जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली करेंसी की तरफ भागते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो सकता है। रुपया कमजोर हुआ तो हमारा आयात और महंगा हो जाएगा। अच्छा, और सोने का क्या? सोना भी महंगा होगा? हाँ, सोना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त में लोग सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। एक और पहलू है मानवीय पहलू।
खाड़ी देशों में ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर लाखों भारतीय काम करते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। तो उनकी सुरक्षा और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें वापस लाना, ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। निश्चित रूप से ये सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं है, ये एक मानवीय और कूटनीतिक चुनौती भी होगी, बहुत बड़ी। और इसके अलावा खाड़ी देशों के साथ जो भारत का व्यापार है, ट्रेड, वो भी प्रभावित होगा। कैसे? मतलब शिपिंग वगैरह में दिक्कत? हाँ, अगर शिपिंग रूट्स में बाधा आती है या उस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर असर पड़ सकता है, व्यापार घाटा बढ़ सकता है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? मतलब अगर हम सारी बातों को जोड़ के देखें तो स्रोतों से यही लग रहा है कि भले ही ये लड़ाई भारत से हजारों मील दूर हो रही हो, लेकिन इसके झटके यहाँ जरूर महसूस होंगे। अर्थव्यवस्था पर, तेल की कीमतों पर, रुपए पर, महंगाई पर, सोने के दाम पर, व्यापार पर, और हाँ, खाड़ी में बसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा तो है ही। बिल्कुल। और ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है कि इस तरह की जो अप्रत्यक्ष चुनौतियां हैं लेकिन गंभीर है, और ये जो बढ़ती हुई वैश्विक अस्थिरता है, इसके बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अपनी आर्थिक स्थिरता और अपने नागरिकों के हितों को, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा। भविष्य की रणनीति में इन सब पहलुओं पर बहुत ध्यान देना होगा। ये सोचने वाली बात है यकीनन।